गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वी उमा एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में स्टार्ट कर चुके हैं यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या हम इससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इससे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमको पीक किस तरह से प्राप्त होता है। पिछले लेक्चर में हम ये सब कर चुके हैं कि न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर स्पिन करता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं और उन्हीं के कारण यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है और उस चार्ज के स्पिन होने के कारण, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो जो न्यूक्लियस है वो टाइनी बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसके कारण इसके अंदर दो पोल डेवलप हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यानी कि एक छोटे से मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह ये कार्य करने लग जाता है। बिल्कुल ये चुंबक के बराबर हो जाता है। एक में नॉर्थ पोल और एक में साउथ पोल डेवलप हो जाता है और इस दो डाइपोल के कारण यहाँ पर डाइपोल डेवलप हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंटम बन जाता है और इसके कारण ये मॉलिक्यूल एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करता है। तो हम देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम सैंपल लेते हैं, उस पर रेडिएशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी जो रेडिएशन हैं वो अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज की होती हैं। आईआर स्पेक्ट्रा में हम जो रेडिएशन होती है वो आईआर रेंज की होती हैं। तो जैसे ही रेडिएशन देते हैं तो ये पदार्थ इस एनर्जी को लेकर, इन रेडिएशंस को लेकर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट से, इस एक्साइटेड स्टेट में हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। वापस ये एनर्जी को दे देता है, रिलैक्स होकर ये अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो उस वक्त उसकी दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल की एनर्जी, एटम्स की जो एनर्जी वो ज़्यादा हो जाती है, एलिमेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम से हमको क्या पता चलता है, हमको क्रोमोफोरिक सिस्टम के बारे में पता चलता है, यानी कि कितना कॉन्जुगेशन है, यानी कितना डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड कलर्ड होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेंस होगा और मॉलिक्यूल स्थायी हो जाएगा और लो एनर्जी पर एब्जॉर्व करेगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको बताती है कि किस तरह का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट स्पेक्ट्रा देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम उन स्पेक्ट्रा की स्टडी कर, उन पीक्स की स्टडी कर हम ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो हमने ये बताया कि H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा मेन कंसर्न है वो है न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो न्यूक्लियस होगा वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा। तो हमको देखना है किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हर टाइप का जो हाइड्रोजन है वो हमको अलग पीक देगा। और रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल भी हमको पता चलते हैं। और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, उनकी चारों ओर का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी हमको पता चलता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन है, उसके पास का जो हाइड्रोजन है या उसके पास में किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या पास में किस तरह का दूसरा एटम प्रेजेंट है, उसके बारे में भी हमको यहाँ पर जानकारी हो जाती है। और इन सब चीज़ों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी काम में लेते हैं एनर्जी लेने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर काम में लेते हैं। ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम एनर्जी की है और इसके कारण वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं कर सकती है, ना ही वाइब्रेशन मॉलिक्यूल के अंदर पैदा कर सकती है, ना ही किसी तरह का वाइब्रेशन होता है, ना ही किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट नहीं होता है। तो
एनएमआर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, उसके स्पिन के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। सम एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्पिन के अंदर परिवर्तन होता है। तो एनएमआर एक फिजिकल फिनोमेना है जिसके अंदर न्यूक्लियाई को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में, और इस मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। और जो न्यूक्लियाई है, जो कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई हैं, वो दो तरह के एनर्जी स्टेट में अपने आप को शिफ्ट बदल लेते हैं। दो तरह के एनर्जी स्टेट हो जाते हैं, एक अल्फा और एक दूसरा बीटा। और जो न्यूक्लियस है वो अल्फा से बीटा के अंदर शिफ्ट करते हैं या स्पिन करते हैं या फ्लिप करते हैं जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर पीक नजर आती है। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम जैसे पिक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस की, कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस एक सेंटर में प्रेजेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर काट रहे हैं। न्यूक्लियस है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, और इसके चारों जो ऑर्बिट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं और इस सर्कुलर ऑर्बिटल में भी स्पिन करते हैं। इसी तरह से न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं। तो सारे न्यूक्लियॉन्स जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि द ओवरऑल स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइन द स्पिन क्वांटम नंबर s और I। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उनका जो स्पिन है वो हम s से डिनोट करते हैं, और टोटल न्यूक्लियस का जो स्पिन है वो हम I से डिनोट करते हैं। और हमको पता है कि स्पिनिंग जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर स्पिन द न्यूक्लियर बिहेव्स लाइक ए स्पिनिंग, उसके अंदर स्पिनिंग होती है, और ये स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो हम यहाँ पर दो तरह की स्पिन स्टेट देते हैं, +½ और -½ डिपेंड्स ऑन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के आधार पर हम +½ या -½ उसकी स्पिन स्टेट बताते हैं। जब हम देखते हैं कि स्पिन स्टेट अगर एक का +½ है दूसरे का -½ है तो एक दूसरे को वो नलीफाई कर देते हैं। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर नेगेटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाता है जब न्यूक्लियस अपने जो भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, और स्पिनिंग के कारण स्पिन प्लस चार्ज इन दोनों के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंटम से डिनोट करते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और स्पिन क्वांटम नंबर जो न्यूक्लियस का है वो I से हम डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि अलोंग द एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रोपोल Q से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है इस न्यूक्लियर का, क्योंकि जो भी न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। तो हम देखते हैं कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर वही न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिसके अंदर की स्पिन हाफ या फ्रैक्शंस में प्रेजेंट होता है। अगर जीरोज या 1 2 3 इंटीजर में होता है या 0 होता है तो उसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं होता है। तो ऐसे न्यूक्लियर जिनके अंदर स्पिन स्टेट हाफ होती है तो उसके दो जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं जिसके, तो उसको हम 2I+1 से इसको हम फॉर्मूला देते हैं कि टोटल इसके ओरिएंटेशंस कितने हो सकते हैं, 2I+1 हो सकते हैं। यहाँ पर I = ½ है तो 2 × ½ + 1 इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो स्टेट्स हो जाएंगी वो 2 हो जाएंगी। दो तरह से इसका ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी कि ऐसा न्यूक्लियर जिसका स्पिन स्टेट हाफ है वो दो तरह से ओरिएंटेशन कर सकता है, वो दो दिशाओं में वो रह सकता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे न्यूक्लियाई को जिसका कि स्पिन स्टेट हाफ है हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले न्यूक्लियस का जो स्टेट है वो इस तरह से वो हर डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में उनकी पोजीशन है। लेकिन जैसे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने से पहले है और ये मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम रख देते हैं तो ये क्योंकि ये छोटा छोटा जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो कैसे बाहर मैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलाइनमेंट में, यानी एक दिशा में भी हो सकता है या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो ऐसा जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, विपरीत दिशा में है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस तरह से ये दो एनर्जी स्टेट में अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, और सारे जो न्यूक्लियस हैं क्योंकि लो एनर्जी स्टेट है वो इस तरह से, और ये हायर एनर्जी स्टेट
और इस वक्त पर जब यहाँ पर स्पिन स्टेट दो तरह के हो गए हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी हम इस पे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो लोअर लेवल के एनर्जी के जो न्यूक्लियाई हैं, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एक न्यूक्लियाई यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका प्लस हाफ स्टेट है, ये माइनस हाफ स्टेट है, और इस तरह से यहाँ पर फ्लिपिंग हो जाती है, न्यूक्लियाई लोअर लेवल से हायर लेवल में चला जाता है। इसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं स्टेट को। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियाई अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही शिफ्टिंग होती है तो हमको वहां पर एक पीक नजर आती है, क्योंकि उसने उस स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस डिफरेंट डायरेक्शंस में अपने आप को ओरिएंटेशन करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो हम इसको पैरेलल या एंटी पैरेलल स्टेट में हम इसको डिजाइन करते हैं। तो पैरेलल स्टेट में होगा तो लेस एनर्जी होगी, और एंटी पैरेलल में होगा तो उसकी एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टाइनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल अलायंस टू आइदर विथ और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चीज यहाँ पर दिखाई गई है। और इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो E इज इक्वल टू एच न्यू से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और रिलीज्ड एनर्जी, पहले यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ चला जाता है, फिर वापस वो लो एनर्जी को रिलीज करके वापस अपनी स्टेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियर स्पिन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो किस तरह से स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियस, जिसको पॉजिटिव चार्ज से दर्शाया गया है, और यहाँ पर प्लस हाफ स्टेट माइनस हाफ स्टेट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है अलोंग द एक्सिस, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द एक्सिस, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बराबर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगी, तो एक दूसरे को वो नलिफाई कर देंगे। तो द टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एनर्जी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल के लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे जिसमें हम पीक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।